अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे MGT 111 के लेक्चर नंबर 2 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आज का टॉपिक जो है ना, इसके अंदर मेन जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आगाज़ किस तरह हुआ। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ पढ़ने वाली है वो है जी द 1937 कंट्रीब्यूशन contains fundamental rights and principles of policies which give the basic rights to citizen। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई 12 इनको हम देखते हैं। पहला है जी सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। हर स्टेट पर ये लाजिम है कि वो सिटीज़न की ज़िंदगी, उसकी लिबर्टी और उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करे। नंबर 2, सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी भी बंदे को इन्फॉर्म किए बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर किसी बंदे को अरेस्ट करना है तो पहले उसे इन्फॉर्म करेंगे। जिस तरह अरेस्ट वारंट होता है, इसी तरह किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की ज़रूरत है। वो बंदा अपने लीगल एडवाइज़र मसलन वकील को मुकर्रर कर सकता है, उसको इस चीज़ की इजाज़त होती है। नंबर 3 है जी स्लेवरी फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड। किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी को अपना स्लेव बना दे या फिर जबरन किसी से काम करवाए। नंबर 4 है जी इनवॉयलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। किसी भी इंडिविजुअल के घर बगैर इजाज़त जाकर इसे अरेस्ट करना मना है, क्योंकि घर जो है उस इंडिविजुअल की प्राइवेसी है। नंबर 5 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हर सिटीज़न को इजाज़त है कि वो किसी भी जगह, कंट्री के अंदर किसी भी जगह जाकर रह सकता है, सिवाय इसके कि अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है कि उसे उसी के शहर में, उसके इलाके में बाउंड कर दिया जाए। उसके अलावा वो मतलब कि कहीं भी जाकर आज़ादी से रह सकता है। नंबर 6 जी फ्रीडम ऑफ असेंबली। अगर कोई जलसा करता है, कोई एहतजाज करता है तो कर सकता है, लेकिन किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कानून के दायरे में रहकर वो जो करना चाहे जलसे के रिलेटेड, एहतजाज के रिलेटेड, वो कर सकता है। नंबर 7 आ गया फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। हमें ये इजाज़त है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए कोई यूनियन बना सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। नंबर 8 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी कारोबार करना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशन इख्तियार इख्तियार करना चाहते हैं, इसकी इजाज़त है। हाँ, लेकिन वो इलीगल ना हो, मसलन स्मगलिंग हो गई। नंबर 9 पर है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये एक बुनियादी राइट है। हमें गवर्नमेंट ये इजाज़त देती है कि हम अपनी राय दें किसी भी प्लेटफॉर्म पर। अगर कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन ये भी कानून के अंदर रहते हुए ही करेंगे। कोई बात रिलीजन या हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 10 पर है जी फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आज़ादी से अपने मज़हब की रसूमात की अदायगी कर सकते हैं। 11 नंबर पे है सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन टैक्सेशन फॉर पर्पस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। किसी भी फर्द को ऐसा टैक्स अदा करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जो कि अपने ज़ाती मफाद या रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना हो। नंबर 12 जो कि लास्ट है, इसको हम देखते हैं। सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। कोई भी तालीमी इदारा जो किसी भी रिलीजन के साथ मुंसलिक है, मसलन मदरसों के साथ कोई तालीमी इदारे मुंसलिक होते हैं, इनको इजाज़त होती है कि वो अपने काम को जारी रखें और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। आगे आ जाएं जी, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। हाईलाइटेड पॉइंट जो है देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग पब्लिक एजेंसीज। इसमें दिखाया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, जो सबसे अंदर जिसका सर्कल है, अंदर है जो सबसे, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो है ना असरअंदाज होते हैं। इसके ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और इंटरनेशनल जो है ना, ये सब चीज़ें जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करती है। आगे जी इवोल्यूशन ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर कौन कौन से स्कूल्स हैं? पहला है जी क्लासिकल स्कूल है, ह्यूमर रिलेशन स्कूल है, बिहेवियरल स्कूल है, सिस्टम स्कूल है, मैनेजमेंट साइंस स्कूल है और पावर एंड पॉलिटिक्स स्कूल है। पहला जो है हम पढ़ेंगे क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल को ही आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। क्लासिकल स्कूल के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट हैं उनको देख लेते हैं। वुडरो विल्सन, लियोनार्ड डी वाइट, डब्ल्यू एफ विलोबी और आगे जी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, हेनरी एल गैंट, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, मैक्स वेबर और हेनरी फ्योल। इन सब को हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले जी वुडरो विल्सन। द फर्स्ट ऐसे वाज स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, रिटन बाय वुडरो विल्सन। इसने लिखा था। ये एक अमेरिकन स्कॉलर भी था और यूएसए का प्रेसिडेंट भी था उस टाइम ना। तो इसने इसके रिलेटेड जो है ना एक ऐसे लिखा था। अब हम उस ऐसे के अंदर पढ़ते हैं कि उसने क्या चीज़ बताई थी। एक और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों को मैंने बतानी थी, इवोल्यूशन जो है ना हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्कूल ऑफ ये जो स्कूल हैं डिफरेंट ऊपर हमने पढ़े हैं, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्लासिकल स्कूल जो है जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो मैं इस सवाल का जवाब आपको बताते चलूँ कि सरकारी और प्राइवेट इदारों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत महसूस है। मुख्तलिफ लोगों ने इसके रिलेटेड मुख्तलिफ व्यूज़ दिए। तो ये वो व्यूज़ हैं जिनको हम अभी पढ़ने लगे हैं। तो क्लासिकल का स्कूल का जो साइंटिस्ट है ना पहला जो है वो है जो लियोनार्ड डी वाइट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेन जो पॉइंट है ना, सॉरी, पहला जो है वो वुडरो विल्सन है। इसको हम पहले पढ़ने लगे थे। इसके मेन पॉइंट जो वो हम देख लेते हैं क्या है। इसने कहा था कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएसए में उस वक्त थी इज़ इन एफिशिएंट करने की इसको ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे उसने कहा था, उसने ये बात कही थी कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना वो इंस्टीट्यूशन के बारे में तो बात करते हैं लेकिन वो इसके फंक्शन के बारे में बात नहीं करते। वो इस बात की ज़रूरत है कि वो इसके फंक्शंस को भी इम्प्रूव करें। जो तीसरे नंबर पे बात है वो है कि बिजनेस और इंडस्ट्री जो है ना बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, अपनी बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसने कहा था। चौथे नंबर पे इसने कहा था जिस तरह प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है इसी तरह पब्लिक सेक्टर को भी एफिशिएंट होना चाहिए। आगे जी उसने कहा कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये दो अलहदा चीज़ें हैं, इन दोनों को अलहदा अलहदा काम करना चाहिए, एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होना चाहिए इनको। अब जो ये रिटर्न में लिखा हुआ है ऊपर राइटिंग जो इसके पॉइंट्स हैं ये इनको पढ़ लेते हैं। ये वुडरो विल्सन जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसके नीचे जो जो पॉइंट्स हैं। इट एड्रेस्ड द इनएफिशिएंसी एंड करप्शन इन यूएसए गवर्नमेंट इन लेट 1880s। मतलब कि यूएसए में करप्शन और इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, उसने कहा उस टाइम। ही सेड दैट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैड गिवन लिटल अटेंशन टू हाउ गवर्नमेंट operates. He was impressed by business, industry, and technology. He believed that the work of government should be accomplished with the efficiency of private sector. जिस तरह प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी नहीं, इस तरह गवर्नमेंट को भी अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा करनी चाहिए। ही बिलीव दैट देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना सेपरेट, अलग अलग इन दोनों को काम करना चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए जी, लियोनार्ड डी वाइट। लेक्चर को थोड़ा तेज़ी से क्लोज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि पिछले लेक्चर भी थोड़ा लेंथी हो गया था। खैर, लियोनार्ड डी वाइट ने कहा, इन्होंने अपना आर्टिकल 1926 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड अपना आर्टिकल दिया था। उसके मुताबिक उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इग्नोर कर देगी ना, सिर्फ एफिशिएंसी पर ही इन्हिसार करेगी, तो ये बेहतर तौर पर काम नहीं कर सकती। लिहाजा दोनों को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और एफिशिएंसी दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। आगे जी डब्ल्यू.एफ. विलोबी, इन्होंने 1927 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके प्रिंसिपल्स पर ना
इन्होंने एम्फेसाइज किया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सेम पॉइंट जो है ना, एक विड्रो विल्सन का पॉइंट था जो कि उसने कहा था देयर इज सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी सेम यही पॉइंट था। आगे जी, डब्ल्यू एफ टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। ही वर्कड एज मशीन ऑपरेटर इन मिडवेल स्टील कंपनी इन यूएसए। इसने ना वर्कर्स को काम करते देखा शॉवल्स की मदद से, शॉवल वे बेलचे को कहते हैं, बेलचे। उसने देखा कि आयरन ओर जो है ना और राइस कोल, इसको वो उठा रहे हैं। वो बेलचे के साथ राइस कोल को उठाते हैं तो वो 3.75 पाउंड तक उठा पाते हैं, लेकिन वो आयरन कोर को उठा रहे हैं तो वो 38 पाउंड तक उठा रहे हैं। उसने सोचा कि एक बंदा एक ही बेलचे से राइस कोल जो है वो 3.75 पाउंड का उठा रहा है और जो आयरन कोर है वो 38 पाउंड का उठा रहा है। उसने कहा इसकी क्या वजह है। उसने सवाल ये राइज किया कि दिस क्वेश्चन वाज विच इज़ द राइट लोड। ठीक है, उसने ये मालूम करना चाहता था वो कि कौन जो है ना वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा कितना वज़न उठा सकते हैं, कौन वर्कर किस तरीके से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। इसने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। इसका एक्सपेरिमेंट जो है द शोवलिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से इसे पढ़ा जाता है। इसने दो अच्छे वर्कर को बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि आप जितना सुबह से शाम तक जितना काम कर सकते हैं ना रोज़ाना करें, आपको इसकी डबल पे भी दी जाएगी और आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। इतना काम कि अपने थक जाना है इस लेवल तक कि थक जाने के बाद मज़ीद काम नहीं करना, लेकिन जितनी हद तक आप लोग काम कर सकते हैं ना, उसने कहा इन्होंने काम करना है। उसने दोनों को मुख्तलिफ जगह पर ना काम के लिए लगा दिया। इसने पहले दिन ना देखा कि उन्होंने 38 से 39 पाउंड तक वज़न उठाया। फिर उसने ना शॉवल है ना जो बेलचा, उसका हैंडल का साइज़ कम करता गया, वज़न जो वो उठा रहे थे उसमें भी कमी आती गई, यहाँ तक कि इतना कम कर दिया कि वो 21.5 पाउंड तक वज़न उठा सकते थे। उसने नतीजा ये अखज़ किया कि अगर वर्कर्स अच्छे हों और टूल भी उनको अच्छे मुहैया किया जाए ना, तो काम की जो एफिशिएंसी है ना वो भी ज़्यादा हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या थे जी, इसको हम देखते हैं। हर काम को मैयर किया जा सकता है। इसको मैयरमेंट में से काम का बेस्ट तरीका निकाल सकते हैं हम। उसने कहा कि अंदाजे से काम करने की बजाय ना साइंटिफिक तरीका इख्तियार करना चाहिए। सुपरवाइज़र वर्कर के दरमियान एक हारमोनी होनी चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। हर वर्कर का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट अटेन होनी चाहिए रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट की जगह, यानी वर्कर्स जो है ना उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होना चाहिए। अगर वर्कर्स डेवलप्ड होंगे ना तो कंपनी भी डेवलपमेंट करेगी। वर्कर्स को नहायत एहतियात से सिलेक्ट करना चाहिए। इसका एक फार्मूला भी होता है ना, मकूला है, यानी कि एक है राइट मैन फॉर राइट जॉब। व्यूअर्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।